जी दोस्तों, नमस्ते और गुड इवनिंग और अभिवादन आप सभी को। आपको याद होगा कि मैं आपको बहुत महीनों से लगभग जब से पाकिस्तान में ये नई सरकार बनी और इलेक्शंस की बात शुरू की गई, मैं आपको तब से ये कह रहा हूँ कि इलेक्शंस अभी नहीं होने वाले। इलेक्शंस जल्दी नहीं हो सकते और ये कोई न कोई बहाना बनाकर इलेक्शंस को टाला जाएगा क्योंकि जो करंट केयरटेकर गवर्नमेंट है, इसके ज़रिए जो काम करवाए जा रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के काम हैं और वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बड़े आराम से सारे काम हो रहे हैं। इसके अलावा आप ये भी पाइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो केयरटेकर गवर्नमेंट होती है, वो 90 डेज़ के लिए आती है नंबर 1। तो चलो 90 डेज़ को तो आप क्या वो पंजाब में जो आई थी, क्या वो केपीके में जो आई थी, उन सबको आपने देख ही लिया कि वो अभी तक चल रही हैं सारी। तो दैट मीन्स कि बेसिकली उनकी असेंबली टूट गई, केयरटेकर गवर्नमेंट आ गई, लेकिन इलेक्शंस 90 डेज़ का जो है, तो ना तो इलेक्शंस के 90 डेज़ का कोई सिलसिला बन रहा है और तो बेसिकली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन तो गया चूल्हे में, तो एज़ यूजुअल ये सब तो गया। अब बचा ये नया सिलसिला कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट सेंटर में आई है। सेंटर में जो गवर्नमेंट आई है, इसको भी 90 डेज़ के अंदर अपने इलेक्शंस करवाने थे और बेसिकली इनको इलेक्शन करवाने के अलावा दरअसल इनका और कोई काम ही नहीं होता है। इनफैक्ट ठीक इलेक्शन जो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने से पहले शहबाज शरीफ ने जो अमेंडमेंट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो लॉ बनाए थे बेसिकली अमेंडमेंट करके, उनमें जो ये डाला गया था कि भई जो केयरटेकर गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक फैसले पर्टिकुलरली जो पहले से चले आ रहे एग्रीमेंट्स हैं, उनकी रिलेटेड जो फैसले करने हो इकोनॉमिक उनको किया जा सकता है। तो ये नया अधिकार, नए राइट्स जो हैं ये इस केयरटेकर गवर्नमेंट को मिले हुए हैं। लेकिन बियॉन्ड दैट आप ये देखिए कि अब पाकिस्तान में लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर जो है काकड़ साहब, ये अभी 12 दिन का दौरा लगाकर आए हैं जिसमें वो अमेरिका में यूएनजीए का समिट भी अटेंड कराए, फिर वो लंदन भी घूम आए, उम्रा भी कराए और सब कर करा के 12 दिन का ट्रिप, बड़ा लंबा ट्रिप होता है। सरकारी खर्चे पर अपना पूरा खानदान ले जाकर वो 12 दिन घूम आए। तो मित्रों एक तो हुई ये बात। दूसरी तरफ मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि ये इलेक्शंस नहीं होने वाले। 2 कारण उसके अब जिनमें से एक कारण को तो मैं आपको बहुत दिन से ये बात कह रहा था और वो थी टेररिज्म वाली बात। सी टेररिज्म वाला एक्सक्यूज़ हमेशा मौजूद है। कहीं भी 4 बम फटेंगे और पता लगेगा जी इलेक्शन पोस्टपोन क्योंकि सिक्योरिटी की हालत खराब हो गए हैं। मिलिट्री कह देगी साहब हम बॉर्डर संभालें या हम ये आपके इलेक्शन कराएँ। तो वो सिचुएशन बननी शुरू हो गई है। टीटीपी के जो हमले परसों चौथ जो हुए ये आपने देखा मलंग में और ये जो में जो हुआ और जो केपी में बेसिकली हुआ और बलूचिस्तान में जो हमले हुए, 3 हमले एक ही दिन में। 59 लोग के करीब ऑलरेडी मर चुके हैं, नंबर अभी बढ़ ही रहा है। इंजर्ड जो है उनका किस्सा अलग। तो दोस्तों आप पाएँगे 2 बातें इस बीच में। एक ये टेररिज्म, दूसरा मौलाना फजलुर रहमान ने अब उठाना शुरू किया है, काफ़ी दिन से बल्कि उठा रहे हैं वो ये कि कैसे टेररिज्म की लाइट में प्लस जनवरी के आखिर हफ्ते में अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इलेक्शन करवाने हैं, तो वो इलेक्शन कैसे हो सकते हैं अगर उस समय पर लेट्स से केपी के इलाके में, मरी के इलाके में, यहाँ पर सारे में बर्फ गिर रही होगी। तो जनवरी में जिस समय बर्फ गिर रही होगी तो लोगों को कैसे लाया जाएगा वोटिंग बूथ तक? कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ ये सारा कुछ मैनेज कर पाएँगी? तो बेसिकली ये कई एक्सक्यूज़ेज़ ऐसे खड़े हो रहे हैं जिनका कि मुझे पहले से अंदाज़ा हो रहा था कि ये ऐसा कुछ होगा कि भई जनवरी के आखिर में किसी भी हालत में इलेक्शन हो नहीं सकते, एक। दूसरी बात अब जनवरी के आखिर आते-आते फरवरी शुरू होते-होते दुनिया के क्या हालात बन रहे होंगे, खत्ते में क्या हालात बन रहे होंगे, किसने देखा, किसने जाना? और दूसरी बात ये कि तब तक खुद पाकिस्तान याद रहे कि अभी नवंबर में रिव्यू आ रहा है आईएमएफ का, हुँ? तो आपको याद होगा पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो पिछली सरकार को जो शहबाज शरीफ वाली थी उनको मिल गई थी। दूसरी केयरटेकर गवर्नमेंट को मिलनी है, हुँ? और तीसरी जो मिलनी है वो मिलनी है नई गवर्नमेंट को। अब सवाल ये है कि अभी जो रिव्यू आएगा नवंबर में जो रिव्यू होना है, इनफैक्ट कहा ये जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में कभी ये जो है अपने डिस्कशन शुरू कर देंगे। जो पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो आईएमएफ के साथ इस मसले पर डिस्कशन शुरू कर देगी रिव्यू को लेकर। तो नवंबर के महीने में जो रिव्यू आएगा और नए डिसीजंस आएँगे आईएमएफ के उसको लेकर, तो फिर ये देखा जाएगा कि इकोनॉमिक बर्डन अभी कितना और आना है। और जैसा कि मैं आपको पहले कहा, दिसंबर को मत भूलिए कि वो दिसंबर का महीना बहुत सारी बाढ़ लेकर आने वाला है महँगाई की पाकिस्तान में। तो उस सब के चलते जो उसके इलेक्टोरल जो नुकसान होंगे, इलेक्टोरल नुकसान भी तो होगा ना। अगर मान लीजिए एक झटके में कीमतें बढ़ती हैं दोबारा से 9 दिसंबर में, जो कि बढ़ेंगी। मैंने कल भी आपको उसको बताया कि ये जो जो डॉलर डाउन जा रहा है, ये बबल फटेगा और जब फटेगा तो ये अपने साथ में बहुत कुछ बहा के ले जाएगा। रुपये को
पाकिस्तानी रुपीज़ समझ में नहीं आएगा कहाँ गया। तो वो सब जब आएगा तो उसके साथ में इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन क्यों आएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया जुलाई से अब तक ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो डाले जा चुके हैं इकोनॉमी में, और जबकि कहीं से भी फॉरेन एक्सचेंज भई एक्सपोर्ट आपका नहीं बढ़ा है, इम्पोर्ट आपका कम नहीं हुआ है, तो फिर कहाँ से जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी बढ़ेगा। तो ये अब सिलसिले जो डेटा आपका नया आना शुरू होगा, वो आप देखेंगे कि नया खेल तमाशा कैसे शुरू होगा। तो मेरा ये मानना है कि इस महीने में, ये जो 10 जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने में इलेक्शंस की कोई गुंजाइश नहीं, हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये टीटीपी वाला जो सिलसिला चल रहा है, अभी कितनी देर तक चलेगा, क्या फॉर्म लेगा, इसकी तरफ से मिलिट्री की तरफ से उसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, ये तमाम चीजें अभी डेवलप होनी है। अभी तो कुछ भी नहीं डेवलप हुआ ना, अभी तो ब्लास्ट हुआ और चला गया। अभी तो पाकिस्तानी सरकार ये भी कह रही है, जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, या इवन जो आसिफ मुनीर साहब, जो हाफिज साहब हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि वो इसको इन लोगों से निपटा जाएगा, ये सब खवारिज हैं और खवारिज की पॉलिसीज को माना नहीं जाएगा, इनको इनको हड़काया जाएगा। तो वो आप हड़काइए और फिर देखिए कि वो खवारिज जिनको आप कह रहे हैं, वो खवारिज क्या करते हैं आपके साथ में। तो ये है। दूसरी बात, इस बीच में एक और सामने जो आई है, और वो मुझे कल बतानी आपसे रह गई थी एक्चुअली कुछ चीज़ें ना। कल आप लोगों के सवाल भी आए थे कुछ जो मुझसे छूट गए, और मैं सीरियसली अपोलोजाइज़ कर रहा हूँ उसको लेकर, क्योंकि कल 3-4 क्वेश्चन्स जो हैं वो आए हुए थे, जो पता नहीं कैसे मेरी निगाह में नहीं आए जब मैं आपसे बात कर रहा था लाइव, और वो समहाउ रह गए आंसर करने। तो आई सीरियसली अपोलोजाइज़ फॉर दैट। दोस्तों के उन सवालों को मैं जवाब नहीं दे पाया। मैंने कभी सवाल से मैंने बचा नहीं हूँ, सवाल मैंने कभी छोड़े नहीं है। न जाने कल गलती में कैसे वो सवाल मुझे नज़र ही नहीं आए। तो इसलिए वो देखना, उनको जवाब देना रह गया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम करते हैं तो ज़रूर मैं जवाब देना चाहूँगा उनके। तो मित्रों, एक दूसरी बात बची थी रुपए की, कि भई पाकिस्तानी रुपया जो है वो हाई अप जा रहा है। तो वो मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि दरअसल ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, इनसे आप एक हद तक, यानी कि जैसे डॉलर की होर्डिंग हो रही थी, आप होर्डिंग को रोक लेंगे तो उससे एक माइनर पोर्शन कम हो जाएगा। स्मगलिंग जो डॉलर की हो रही थी उसको आप रोक लेंगे, उससे कम हो जाएगा आके। मगर ये लगभग जैसे अभी 290 अराउंड जो आया हुआ है, इससे अब बहुत ज़्यादा आप 2-1 रुपए ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन अब और ज़्यादा की उम्मीद आप ना करें नीचे जाने की, नंबर 1। दूसरा ये कि जो इम्पैक्ट अभी आएगा, ये जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जो आएगा, जो मैंने आपको बताया कि जो ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ जो सिस्टम के अंदर गए हुए हैं, जिस दिन ये बबल फटा और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हटाए गए, तो आप पाएँगे कि फिर अगेन वो सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। अचानक आप पाएँगे कि ग्रे मार्केट दोबारा खड़ी हो गई है और फिर वही सिलसिला वापस से चल निकलेगा। ये भी कि जिन लोगों को आज आपने, सिस्टम तो ऐसे ही काम करता है ना इस सबकॉन्टिनेंट में, कि जिन लोगों को आज आपने जाँच के लिए वहाँ पे लगाया हुआ है, तमाम मनी एक्सचेंजर के पास, मनी चेंजर्स के पास में, तो कुछ दिन में हालत ऐसी आएगी कि वही फैसिलिटेट कर रहे होंगे कि लाओ भैया, कुछ कमीशन हमारा दो और जाओ तुम इनसे अपना लो मार्जिन भाव लेना है। तो वो सिलसिले भी सोसाइटी की जो तमाम कंस्ट्रक्शन है, वो इसी तरह से हुई है। तो ये सिलसिला है। तो अब आप देखिए कि क्या निकल कर इससे आता है। दूसरी तरफ ये माना जा रहा है वो साइफर वाला किस्सा बहुत आगे निकल गया, और ये आप मान लें कि वो हड्डी बन गया है इमरान खान के गले की। क्योंकि उसमें चालान दाखिल हो गया है, और जो सबसे बड़ी मुसीबत क्या आई है उनके ऊपर, इमरान खान के ऊपर, वो है आजम खान के बयान। जो 164 के 161 के जो बयान हैं, जो उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने दे दिए हैं, वो सारे सबमिट हो गए हैं। और उन बयानों की से मुश्किल क्या आ रही है, और उसमें 28 गवाह हैं। 28 गवाह भी कैसे-कैसे हैं? फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन में जो, और फॉर्मर एम्बेसडर टू पाकिस्तान जिसने वो लिखा था साइफर, तो वो सारे इसमें गवाह हैं। और तमाम चेन में, यानी कि जहाँ से साइफर चला से लेकर जहाँ तक साइफर आया आखिरी पॉइंट तक, जहाँ से वो इमरान खान के हवाले किया गया, उस सब पूरे के पूरे साइकिल में जितने लोग हैं, दे आर अबाउट 28 पीपल, वो सब के सब इस मामले में इमरान खान के खिलाफ गवाह हैं। एक आदमी जो सारे में से छूट रहा है, हालाँकि वो जो ऑडियो लीक हुई थी साइफर वाले केस में, आपको याद होगा, असद उमर। असद उमर के खिलाफ इसमें कोई केस नहीं बनाया गया, असद उमर को इसमें से छोड़ा गया है। बेसिकली जिन लोगों को घेरा गया है वो है शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान। इमरान खान के खिलाफ दरअसल 3000 पेजेस की एक चार्जशीट दाखिल की गई है। तो आप पाएँगे कि ये बहुत बुरी तरह से फँस गए हैं इमरान खान इसमें, और ये कितना भी कर लें, इससे निकल पाना अब पॉसिबल नहीं है इनके लिए। ये भी साफ नज़र आ रहा है
कि प्रोबेबली पीटीआई का इस हालाँकि जो डेमोक्रेट्स सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स जो पाकिस्तान में हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं पीटीआई को होना चाहिए, उनका सिंबल भी होना चाहिए इलेक्टोरल बैलेट बॉक्स में एंड ऑल दैट। लेकिन ट्रुथ ये है दोस्तों कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेसिकली इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। ये मुझे लगता है और मुझे ये भी लगता है कि इमरान खान का अभी इसमें से बचाव का रास्ता नहीं है। अभी 1 में उनका कन्विक्शन हुआ है। आप पाएँगे साइफर में उनका कन्विक्शन बमुश्किल 2 महीने के अंदर-अंदर। आप ये मानिए कि अभी क्या है, हम खड़े हैं अभी अक्टूबर में आ गए हैं ना, बाय एंड ऑफ नवंबर आप मान लीजिए कि ये सारा किस्से निबट जाएँगे। यानी 1-2 केसेज़ में इनको और सज़ा हो जाएगी। तो आप ज़रा सोचिए ना, अगर मान लीजिए कि आपको साइफर के केस में रिलीफ़ मिल जाए। रिलीफ़ क्या मिल जाए कि आपको साइफर लीक करने का, ये कि आपने साइफर फॉरेन को लीक कर दिया या प्र तो वो चाहे आपको एक बार वहाँ से आप बच जाए, लेकिन आपने साइफर सिर्फ़ ये खो दिया जिसको उन्होंने खुद एडमिट किया है। मारिया मेमन के शो में उन्होंने एडमिट किया था और कई जगह अलग इमरान खान ने एडमिट किया है कि मेरे से वो साइफर खो गया है। तो अगर साइफर सिर्फ़ खो जाए, उसकी ही मिनिमम सज़ा जो है वो 2 साल है। 2 साल का मतलब ये कि अगर उनको 2 साल की सज़ा होती है तो 2 साल तो अडियाला जेल जहाँ वो आज पहुँच गए हैं कल, तो वहाँ पे वो तो गए 2 साल के लिए और 2 साल की सज़ा का मतलब 5 साल के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो गए। जब 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए, तो 70 के इमरान खान बचे किस लायक? और वो भी 5 साल की सज़ा काटने के बाद में। तो आप ज़रा खुद ही सोचिए। तो मित्रों, ये हैं हालात जहाँ पर इस समय पाकिस्तानी पॉलिटिक्स खड़ी है। इकोनॉमी का अच्छा हाँ, एक और डेवलपमेंट जो कल से आज तक हुई है वो ये कि मैंने आपको जो मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स के बारे में बताया था। मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में अपडेट ये है कि जो मुझे शक था कि फ़लस्तीन की नहीं सुनी जाएगी और फ़लस्तीन का जो सऊदी अरब गाना गा रहा है कि दो 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए और जो फ़लस्तीनियों की माँग है वो मानी जानी चाहिए। दरअसल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फ़लस्तीनियों को इस सारे मामले में एक मोहरे की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और पुश किया जा रहा है कि सऊदी अरब और इज़राइल बेसिकली असली खेल वो है। फ़लस्तीन तो टिंग-टोंग है बेसिकली, जू-जू है। फ़लस्तीन की चिंता ना किसी को थी, ना है। असली बात क्या है, इस समय पर सऊदी अरब और इज़राइल अपने रिलेशंस एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं और ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशंस बहुत जल्दी ही होने वाला है। जितनी उम्मीद थी, उससे जल्दी होने वाला है। इसमें असली जो गेम है, वो सऊदी अरब का क्या है? सऊदी अरब चाहता है कि उसको अमेरिका से एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला मिल जाए। सिक्योरिटी अम्ब्रेला मिल जाए इस बात का कि कोई भी जंग अगर उसके ऊपर ला दी जाती है, तो उस जंग को से उसको बचाने अमेरिका आएगा, अमेरिका उस जंग का में पार्टिसिपेट करेगा। और इन केस ईरान न्यूक्लियर पावर डेवलप करता है, न्यूक्लियर बम्स बना लेता है, लेट्स पुट इट दिस वे, सीधे-सीधे बात की जाए ना कि अगर ईरान न्यूक्लियर बम्स बनाता है, तो एमबीएस का कहना है कि ऐसे हालत में सऊदी अरब भी न्यूक्लियर बम्स लाएगा। अब वो न्यूक्लियर बम्स की टेक्नोलॉजी कहाँ से लाएगा? अब आप समझिए, न्यूक्लियर बम का ट्रेड सबसे सस्ते में कौन कर सकता है? पहले कौन न्यूक्लियर ट्रेड के चक्कर में पकड़ा गया है? कोई डॉक्टर कादिर साहब थे, वो आपको पता है कहाँ से आते थे, नहीं? और फिर उनसे मुशर्रफ ने माफ़ी मंगवाई थी, टीवी पे बिठा के बाकायदा कि भई सारी सब कुछ मैंने किया है। हुँ? और अब वो मुल्क जिसने वो सब किया था, वो ऐसी हालत में है पैसे की कि वो पैसे के लिए बम भी बेचेगा, बम की टेक्नोलॉजी भी बेचेगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सऊदी अरब उस तरफ भी देख रहा हो? एक बात। दूसरी तरफ वो अमेरिका से ये माँग रहा है कि उसको सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो दिया जाए, उसमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी शामिल हो। तो दैट मीन्स ये कि अगर उसको न्यूक्लियर थ्रेट आता है, तो उसको न्यूक्लियर अम्ब्रेला अमेरिका का मिला हुआ हो। तो ये भी एक उसकी शर्त है। तो ये तमाम चीज़ें निकल कर अब सामने आनी शुरू हो गई हैं। फ़लस्तीन इस सारे खेल में मैं आपको बता दूँ कहीं नहीं है। फ़लस्तीन की माँगें कहीं नहीं हैं, फ़लस्तीन का ख़्याल रखने वाला कोई नहीं है। वो लावारिस बच्चा है, लावारिस ही रहेगा। तो ये सीधी-सी बात है, यही सच्चाई है। व्यावहारिक ज़िंदगी, रियल पॉलिटिक इसी को कहते हैं। तो ये अब होने जा रहा है और आपके सामने ये मैंने आपसे कहा था ना कि मतलब महीनों में नहीं, ये सब कुछ आपके सामने हफ्तों में आने जा रहा है। तो ये सिचुएशन है दुनिया की। तो दुनिया की पॉलिटिक्स रंग बदल रही है, खित्ते की पॉलिटिक्स रंग बदल रही है। पाकिस्तान में इलेक्शन का दूर-दूर तक मैंने कहा ना अभी कोई चांस नहीं है। अब फरवरी में कैसा कहा जाता है ना कि भाई जनवरी में नहीं हो रहा तो फरवरी में हो जाएँगे, फरवरी में नहीं हो रहा तो मार्च में हो जाएँगे। बेसिकली आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि जो करंट केयरटेकर गवर्नमेंट है,
ये सेटअप लंबा खींचा जा रहा है। और इसका शक मैंने आपको पहले दिन बता दिया था कि ये बड़ी अच्छी तरह से इनको सूट करता है। राइट नाउ एस्टेब्लिशमेंट को केयरटेकर गवर्नमेंट का जो सेटअप है वो बड़ी अच्छी तरह सूट कर रहा है। जहाँ तक अब बात की जाए नवाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब का जो मुतालबा था वो बड़ी हद तक एग्रीएबल है उस तरह से कि अगर आप ये देखें कि जो नई एस्टेब्लिशमेंट ने जो शर्तें लगाई हैं मीडिया पर, उससे आपको पता लगेगा कि कहीं गुंजाइश बन रही है कि नवाज शरीफ का जो मसला है बाजवा और फैज के साथ में, उसको कहीं जो है अकोमोडेट किया जाए। तो एस्टेब्लिशमेंट ने अब ये नया फॉर्मूला दिया है कि मीडिया हो या सोशल मीडिया, कोई भी ऑथेंटिक जो पाकिस्तानी मीडिया है, उसमें अगर कोई बाजवा या फैज या ऐसे किसी भी बेसिकली फौजी की जो कि रिटायर फौजी है, उसके काम के बारे में बात करता है, तो उसका जो पिक्चर यूज़ किया जाए वो बिना यूनिफ़ॉर्म के किया जाए। सिविल कपड़ों में उसका पिक्चर को यूज़ किया जाए। और ऐसे में जब आप उसको सिविल को उसमें यूज़ करते हैं, तो वो कहते हैं कि फिर आपको जो करना है करें। जो एस्टेब्लिशमेंट का लग रहा है कि जो बातचीत हुई है नवाज शरीफ से वो ये कि भाई आप डायरेक्टली कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इस सारे में जो प्रोग्राम में चीज़ आ रही है वो ये कि अगर कहीं कोर्ट मान लीजिए कुछ करती है, जो फैज़ हमीद को बुलाती है फैज़ाबाद केस में या या और किसी को बुलाती है, तो वो बुलाए, तो वो बुलाए। तो उनका ये कहना है कि उस केस में हम बीच में नहीं आएँगे, अगर उनको एज़ अ सिविलियन वहाँ बुलाया जाता है, लेकिन आप डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं लेंगे, ताकि प्रेसिडेंट जो खड़ा होना है पॉलिटिकल क्लास का और एस्टेब्लिशमेंट को के खिलाफ एक्शन लेने का पॉलिटिकल क्लास का, वो ना बनने पाए। तो वो बेसिकली यहाँ पर आकर बात अटकी हुई है और प्रोबेबली मुझे लगता है कि जिस तरह से नैरेटिव अचानक पीएमएलएन का बदल गया है, उससे नज़र ये आता है कि नवाज शरीफ ने भी इस बात को और इस परिस्थिति को मान लिया है कि भई ऐसे नहीं, जितना मिल रहा है उस हिसाब से चल लिया जाए। इसका मतलब ये कि जो इमरजेंसी में शहबाज शरीफ वापस लौटे थे लंदन के लिए 2 दिन बाद, तो वो बेसिकली उनको समझाया गया है और नवाज शरीफ समझ गए। और आपने इसमें नैरेटिव देखा होगा, कल आपने देखा होगा इशाकदार साहब जो है एक जगह कह रहे थे कि भई नवाज शरीफ साहब ने तमाम लोगों की को जिससे गुनाह को जो सज़ा देनी है, उसको अल्लाह पे छोड़ दिया है, अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दिया है। तो ये बेसिकली कहना ये होता है कि भाई साहब हमने अपना नैरेटिव छोड़ दिया है, वोट को इज़्ज़त दो हमने छोड़ दिया है, मुझे क्यों निकाला हमने छोड़ दिया है, बात खत्म, इतनी सी बात है। तो ये कहने में बुरा लगता है लेकिन सच्चाई तो यही है, कि इन सब बातों को अब ये सब बातें खत्म हो चुकी हैं। अब देखा ये जाएगा कि आने वाले दिनों में ये जो कुछ मिडल ईस्ट में चेंज होने जा रहा है, इसके बाद में पाकिस्तान में जो चेंजेस होने हैं, वो कैसे इससे मैच करते हैं और वेदर वो इन ट्यून रहते हैं या नहीं रहते हैं, और पाकिस्तान की पब्लिक को इस सारे मसले में कैसे कन्विंस किया जाएगा। दरअसल पाकिस्तानी पब्लिक को तो कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। स्पॉन्सर्ड लोग होते थे, जो फ़लस्तीन के लिए प्रोटेस्ट करते थे, कश्मीर के लिए प्रोटेस्ट करते थे। आम आदमी को रोटी चाहिए, रोज़गार चाहिए, मकान चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सुख-सुविधाएँ चाहिए। वो उसको अगर मिले, तो बात आगे बढ़े। गेहूँ जब कहते हैं ना गंदम, एक हम लोग बचपन में ऐसे पढ़ा करते थे स्कूल में, गेहूँ और गुलाब। तो वो जब आपका पेट भरा रहता है गेहूँ से, अनाज से, खाने से, तभी आपको गुलाब की बात समझ में आती है। तमाम जो एस्थेटिक्स और जो तमाम अच्छी-अच्छी बातें जो है आपको समझ में आनी आनी होती हैं, वो तभी आती हैं जब आपका पेट भरा हुआ होता है। बिना उसके कुछ नहीं होता। ये जो तमाम बाकी बातें जो आइडियलिस्टिक होती हैं, वो आइडियलिस्टिक ही होती हैं, किताबों में अच्छी लगती हैं। मुझे बताइए ना, व्यावहारिक बात तो ये है ना, हम लोग पढ़ते क्या है? सदा सच बोलो, लेकिन क्या हम हमेशा सच बोलते हैं? सच्चाई ये है कि हम मौका मिलने पर जहाँ अपने सेल्फ इंटरेस्ट गवर्न करने होते हैं या हमारे सेल्फ इंटरेस्ट गवर्न करते हैं हमारी बातों को, वहाँ पे झूठ भी बोले जाते हैं। ये होता है और ये ये यूनिवर्सल फैक्ट है। ये यूनिवर्सल फैक्ट है। तो इसमें आइडियलिज्म यू नो एक थ्योरी बन के रह जाता है। तो मित्रों ये रही बातचीत आज की, और आपसे गुजारिश हमेशा की तरह से कि इस बातचीत पर अपने कमेंट्स दीजिएगा, अपनी बात से हमें आगाह कीजिएगा और हम अपनी बातचीत को आगे और जारी रखेंगे कल कल एक बार फिर से, और देखते हैं कि इस बीच में नया कुछ क्या हो रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, तो कल उस पर भी बात करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। बाय बाय फॉर नाउ।